कृष्णा, क्या बोले आप? चलिए, हम लोग आज जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। रेप, गैंग रेप, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार। देखिए, जो बलात्कार है, पहले जो हम लोग बहुत पॉपुलर सेक्शन थी 376 हम लोग बोलते थे। 375 में बलात्कार को डिफाइन किया गया था, रेप को, और 376 में उसके पनिशमेंट को बताया गया था। अब वो सेक्शन आ गया है 63 64 में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जो बलात्कार है उसको डिफाइन कर दिया गया सेक्शन नंबर 63 में, धारा 63 में, और जो इसका पनिशमेंट है वो धारा 64 में है। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। सबसे पहले आप लोग से ये पूछा जाता है कि किन कंडीशन में रेप मानी जाती है। तो देखिए, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, लैंगिक संभोग है, ये पति पत्नी के बीच में सीमित किया गया है भारतीय परिवेश में। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि अगर दो वयस्क लोग हैं, क्या नाम है, मेल फीमेल, तो वो लोग भी अपनी कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो नो ऑफेंस। यानी हस्बैंड और वाइफ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, नो ऑफेंस। दो एडल्ट, भले उनकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन अगर एडल्ट है, फ्री कंसेंट से करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो नो ऑफेंस। ये एक जनरल फार्मूला है। लेकिन आज आप लोग को अभी रेप के तो हम बताएंगे, साथ साथ ये बताएंगे ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो हस्बैंड को रेप के लिए दोषी ठहराया जाता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? क्या हुआ भाई? आवाज आ रही ना? जी सर, जी सर। तब क्यों बोल रहे हो भाई? शांत रहो, सुनो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो हस्बैंड को रेप के लिए दोषी ठहराया जाता है? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें फ्री कंसेंट से अगर दो मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो उसको भी रेप ठहराया जाता है? तो चलो, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेप कहते किसको हैं। तो देखो, रेप की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो सेक्शन नंबर 63 में बताया गया है। तो जो बलात्कार है, इसकी परिभाषा धारा 63 में है, और जो बलात्कार का दंड है वो धारा नंबर 64 में है। तो पहले तो ये दो सेक्शन को याद रखना है। धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा, धारा 64 में बलात्कार का दंड। और जो सामूहिक बलात्कार होता है उसको धारा 70 में डिफाइन किया गया, धारा 70 में उसके दंड को बताया गया। तो ये जो बेसिक चीज है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब ये तो हो गई सेक्शन जो आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग आते हैं कि बलात्कार होता क्या, रेप। देखिए, बहुत ही इजी समझाते हैं, आसानी से समझ जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो बलात्कार है इसको कैसे डिफाइन किया गया 63 में। कोई महिला है, किसी भी उम्र की महिला है, ठीक है, चाहे वो अविवाहित महिला हो, चाहे वो विवाहिता स्त्री हो, चाहे वो तलाकशुदा स्त्री हो, और चाहे वो विधवा स्त्री हो, ठीक है, अनमैरिड लेडीज हो, मैरिड वुमेन है, डिवोर्सी है, या क्या नाम है, वो विडो है, किसी भी उम्र की महिला है। तो अगर उस महिला के वेजाइना योनि में, माउथ मुंह में, यूथ्रेस मूत्र मार्ग में, एनस गुदा, ये चार चीज याद रखिएगा। योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा, ये चार चीज अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के चार अंगों पर क्या करता है, अब मैन क्या करेगा, ये तो वुमेन के चार आर्गन्स हो गए, योनि, मुंह, मूत्र मार्ग, गुदा। अब पुरुष क्या करेगा, ये चारों जो महिला के अंग है उसमें पेनिस को एंट्री कराता है, अपने लिंग को प्रवेश कराता है, या एनी ऑब्जेक्ट नॉट पेनिस, ऐसा कोई वस्तु जो लिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई क्या नाम है, लकड़ी है, कोई डंडी है, कोई पेंसिल है, कोई पटरी है, कुछ भी चीज को, ऑब्जेक्ट को उसके महिला के वेजाइना में, मुंह में, यूरेथा में, एनस में प्रवेश कराता है।
या कोई पुरुष किसी महिला के ये चारों अंगों पर अपना हाथ फेरता है, या कोई पुरुष ये महिला के चारों अंग पे क्या करता है, अपना मुंह लगाता है। तो 4 चीज महिला का, 4 चीज पुरुष का है। तो अगर कोई पुरुष किसी महिला के योनि में, किसी महिला के मुंह में, किसी महिला के यूरेथा मूत्र मार्ग में, किसी महिला के गुदा में अपना लिंग प्रवेश कराता है, या कोई वस्तु को प्रवेश कराता है, या उसमें अपना हाथ उंगली प्रवेश कराता है, या उस पर अपना मुंह लगाता है, और ये जो कार्य कर रहा है वो 7 कंडीशन में, ये जो एक पुरुष एक महिला के 4 अंगों में अपना 4 चीजों को प्रवेश कराता है, और वो कैसे, 7 कंडीशन में। अब वो 7 कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर विल, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध। महिला ने कोई इच्छा, मतलब ये होता है कि उस महिला ने कोई अपने विल मतलब इच्छा नहीं प्रकट की हुई है। दूसरा है अगेंस्ट हर कंसेंट, उसकी सहमत के बिना, उसकी सहमत के बिना। तो दो शुरू में कंडीशन है, इच्छा और सहमति। देखिए ध्यान रखिएगा, जो इच्छा होती है वो सोती हुई स्त्री, अगर कोई स्त्री सो रही है और सोती हुई स्त्री के साथ जाके कोई पुरुष उसके 4 अंगों में अपना 4 में से कोई भी अंग प्रवेश कराता है, तो उसको बोलते हैं इच्छा के विरुद्ध। सहमति जो होती है जागृत अवस्था में होती है, जब वो जग रही है, लेकिन उस समय भी स्त्री ने कोई सहमति नहीं दिया था। तीसरा है सहमति से, तीसरा है सहमत से। और स्त्री ने जो सहमत दिया है वो क्यों दे दिया, ये सहमत मतलब विरोध नहीं किया स्त्री ने, इसलिए कि उस पुरुष ने उस स्त्री को मृत्यु का भय दिखाया, उस स्त्री को गंभीर चोट का भय दिखाया, जिसको कहते हैं बंदूक की नोक पर। यानी उस स्त्री को उस पुरुष ने मृत्यु का भय दिखाया, पिस्टल दिखाया, चाकू दिखाया कि अगर तुम चिल्लाई, तुम विरोध की, गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। ठीक है, तो वो जो है क्या हो गई, विरोध नहीं की। तो यहां पर विरोध नहीं की है, तो ध्यान रखिए फ्री कंसेंट नहीं है, वो धोखा से उससे लिया गया है। चौथा है वह पुरुष उस स्त्री को अपने को पति बताता है, वह पुरुष उस स्त्री को अपने को पति बताता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, जबकि वास्तविक रूप में वह पति नहीं है। और स्त्री इसलिए विरोध नहीं करती कि ये तो मेरे पति हैं और ये पति पत्नी का तो रिश्ता है, इसलिए वो विरोध नहीं करती। नंबर 4 कहता है, ये देखो जो पति वाली स्थिति है ये बहुत दिनों से चली आ रही है, आईपीसी में भी था, बहुत से रूढ़ी के द्वारा, प्रथा के द्वारा, या कुछ ऐसे ग्रामीण अंचल में जहाँ पे शुरू में काफ़ी दिनों तक पत्नियाँ अपने पति को ठीक से पहचानती नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई आसपास का व्यक्ति ये फ़ायदा उठा लेता है, उसका पति किसी काम से कहीं बाहर गया है और उसका फ़ायदा उठा लेता है और उस स्त्री के पास जाता है, उसको बताता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, जिस कारण वो विरोध नहीं करती। नंबर 5, कोई विकृचित महिला है, कोई ऐसी महिला है जो विकृचित है, या कोई ऐसी महिला है जिसको कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया। 5वां है कि कोई ऐसी महिला है जिसको उसने कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, या वो क्या है, विकृचित है, पागल है, जड़ मूर्ख है, जिस कारण वो कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पुरुष ऐसी महिला के साथ लैंगिक संभोग करता है तो वो रेप कहलाता है। 6ठी कंडीशन, अगर स्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर स्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो 18 वर्ष से कम है, चाहे उसने सहमति दिया हो और चाहे सहमति न दिया। 18 वर्ष से कम उम्र की अगर कोई स्त्री सहमति दे देती है तो भी बलात्कार, सहमति नहीं देती है तो भी बलात्कार। और 7वां कंडीशन, अनएबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, ऐसी स्त्री जो संसूचना अभिव्यक्त करने में अक्षम है, गूंगी स्त्री, गूंगी स्त्री। तो 7 कंडीशन में अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के क्या करता है, उसके योनि को या
उसके अभी हमने 4 पॉइंट आपको लिखवाया। ये 7 कंडीशन याद रखना है। 7 कंडीशन ये याद रखना है, 4 कंडीशन स्त्री का अंग है और 4 कंडीशन पुरुष का अंग है। ये सब को जब मिला लेंगे तो रेप जो होता है वो डिफाइन हो जाता है। तो देखो अभी हमने आपको बताया वुमेन्स के 4 अंग क्या है, योनि, मुंह, मूत्र मार्ग और गुदा। पुरुष के 4 अंग क्या है, लिंग है या कोई वस्तु है या हाथ है या उसका मुंह है। ये जो है पुरुष यूज करेगा और महिला के 4 अंगों में करेगा। और कैसे करेगा, 7 कंडीशन में। महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की सहमत के विरुद्ध, महिला को मृत्यु का या गंभीर चोट का भय बता के उसके साथ बलात्कार करता है, लैंगिक संभोग करता है। महिला को अपना पति बताकर लैंगिक संभोग करता है। महिला जो है वो अनसाउंड माइंड है, विकृत है। महिला जो है वो नशीले पदार्थ को खिला दिया, नशे की हालत में है, जिस कारण वो कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है। और छठे कंडीशन में ये कहा गया कि महिला जो है वो 18 वर्ष से कम की है। और 7वां कंडीशन है महिला जो है वो बोल नहीं सकती, यानी कम्युनिकेट नहीं कर सकती, गूंगी स्त्री। तो ये 7 कंडीशन में वो पुरुष जो होगा वो बलात्कार का दोषी होगा। अब देखिए सेक्शन इतनी ट्रिपिकल है, बेयर से पढ़ते जाओगे कई दिन लगेगा, बेयर पढ़ते पढ़ते समझ नहीं पाओगे। टेक्स्ट बुक कोई पढ़ोगे वो समझ में नहीं आएगा। तो ये आप लोग को क्लासिफाइड कर दिया गया, इसको बिल्कुल अलग अलग तोड़ के बता दिया गया। अब ये आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे। अब आता है कब एक पति अपनी पत्नी के साथ लैंगिक संभोग करता है और वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब एक पुरुष अपनी ही पत्नी के साथ लैंगिक संभोग करता है और पत्नी जो होती है वो जो लैंगिक संभोग करता है वो क्या होता है, रेप की श्रेणी में आता है। शिव कुमार जी बताइए, मालूम है एक पुरुष कब अपनी पत्नी के साथ लैंगिक संभोग करता है तो वो बलात्कार का दो? बताइए शिव कुमार जी, मालूम है? यस नो बताइए। यस सर मालूम। जब क्लास शुरू हुई थे आप क्या बोले थे, उसका आंसर नहीं दिया अभी हमें। कृष्णा कुमार जी सर, ये सर 18 वर्ष से कम उम्र होगा तब माना जाएगा। क्लास शुरू हुई तो आप क्या बोले थे, हम ये पूछ रहे हैं। 18 वर्ष तो अभी पूछेंगे ही। क्या बोले थे संबोधन में? बोला था सर 63 में डिफिनेशन है और पनिशमेंट 64 देखो दिया गया। बात को पलट रहे हैं हम, पूछ रहे जब क्लास शुरू हुई थी सब लोग बोल रहे थे गुड इवनिंग शुभ संध्या, तो आप क्या बोले थे? बिहार के 18 वर्ष से कम है। देखो बिहार कितने ढीठ हो कि बता नहीं रहे हो। चलो इन्होंने बोला था गुड नाइट, सबको सुला दिया था। क्यों नहीं बोल रहे हो? गुड नाइट कभी नहीं बोला जाता क्लास में, ठीक है ना। चलिए देखो 2 कंडीशन है, ध्यान से सुनो। पहला है कि स्त्री अगर उसकी पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है। पहला है कि अगर स्त्री उसकी जो पत्नी है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। दूसरा क्या है, यदि पति पत्नी के बीच में न्यायिक पृथक्करण हो गया हो, यदि पति पत्नी के बीच में जुडिशियल सेपरेशन हो गया, न्यायिक पृथक्करण हो गया हो। अब देखो दोनों कंडीशन को हम आपको डिटेल में बताते हैं। एग्जाम में आता है कब एक पति अपनी पत्नी के साथ किए गए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेप का दोषी होगा। ये पूछा जाता है, प्री में आता है, मेंस में आता है, इंटरव्यू में आता है। तो लोग आंसर क्या देते हैं, जब पत्नी की इच्छा न हो। तो देखो ये ध्यान रखना, अभी आप लोग 7 अधिनियम में पढ़ेंगे कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ये गोपनीय होता है। ये जो होता है क्या, इसको प्रिविलेजेस दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया। पति अपने गुप्त रिश्ते के बारे में कभी न्यायालय में नहीं बताएगा और न पत्नी अपने गुप्त रिश्ते के बारे में न्यायालय में भी नहीं बताएगी। वैवाहिक काल में अगर दोनों पति पत्नी के रूप में चल रहे हैं तो वैवाहिक काल के बीच में जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसका रहस्योद्घाटन कभी भी नहीं किया जा सकता।
ये मना है। अभी यहाँ इसको याद रखना, विशेषाधिकृत संसूचना है, ये हम लोग अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे। तो कभी भी गलती से आप ये मत बताइएगा कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध। दो आंसर आपको बताना है। पहला हमने कहा 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री, पहले ये 15 वर्ष था, ये ध्यान रखिएगा, पहले ये 15 वर्ष था, अब 18 हो गया। ऐसा क्यों? देखो, ये कहा गया कि जो 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्रियां होती हैं, अगर उनके साथ उनका पति लैंगिक संभोग करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो रिजल्ट होता है वो निकलता है प्रेगनेंसी, गर्भवती। यानी जिस स्त्री के साथ लैंगिक संभोग होता है तो पूरी संभावना होती है वो गर्भवती हो सकती है। तो ये कहा गया कि जो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां होती हैं, जब वो गर्भवती हो जाती हैं तो 9 महीने तक गर्भ को अपने पेट में सुरक्षित रूप में नहीं पाल पाती आज के समय में। या तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है या पेट में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये बताया किसने? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ने। ये बताया किसने? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ने। ठीक है। अब लोग कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो ढेर सारे बाल विवाह थे, कोई कहता दादी जी की शादी तो 10 ही साल में हो गई थी, कोई का 8 साल में। देखो, जब जिस परिवेश में जो होता था वो होता था। आज के परिवेश में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को रिलेवेंट माना जाता है, तो ये कहा गया है कि बिलो 18 ईयर के जो वुमेन्स होती हैं वो नहीं रह सकती। ठीक है। तो आर्टिकल 21 को संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखकर यह कहा गया कि 18 साल से कम उम्र की अगर कोई वुमेन्स है तो उसके अगर उसकी पत्नी है तो वो माना जाएगा रेप की श्रेणी में। नंबर 1 बात। नंबर 2, जुडिशियल सेपरेशन। देखो, जो जुडिशियल सेपरेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं छुट्टा छुट्टी। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये होता है, ये मैक्सिमम 1 ईयर का होता है, 1 साल का, और केवल हिंदू लॉ में होता है, मोहम्मडन लॉ में नहीं होता। जब जुडिशियल सेपरेशन होता है तो पति पत्नी पर न्यायालय एक प्रतिबंध लगाती है। वो प्रतिबंध क्या लगाती है कि आप दोनों जब तक न्यायालय का आदेश न हो जाए तब तक लैंगिक संभोग नहीं करोगे, तब तक आपके दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर फिजिकल रिलेशन करना है जुडिशियल सेपरेशन के दौरान तो कोर्ट की अनुमति ले लो। कोर्ट की अनुमति ले लो तो कोर्ट की अनुमति को बोलते हैं वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, कॉन्जुगल राइट को फिर से स्टेब्लिश करना है। कोर्ट परमिशन दे देगी, फिर आप पति पत्नी की तरह रहिए। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन हो गया और कोर्ट की परमिशन नहीं लिया और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो हस्बैंड को रेप का दोषी। इस चीज को अब की बार बीएनएस के सेक्शन नंबर 67 में ला दिया गया। बीएनएस की सेक्शन नंबर 67 धारा 67 में ला दिया गया। तो एक पति अपनी पत्नी के साथ यदि न्यायिक पृथक्करण के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उस पति को बलात्कार का दोषी। तो जैसे हम आपको बोल रहे हैं ऐसे आप बोलोगे। 2 कंडीशन में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ किए गए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेप का दोषी है। कंडीशन नंबर 1, यदि पत्नी की उम्र 18 साल से कम है। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि अगर पत्नी ऐसी पत्नी के साथ उसका हस्बैंड लैंगिक संभोग करेगा तो वह गर्भवती होगी, और जो स्त्री का गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वह 9 माह तक बच्चे को सुरक्षित रख सके। या तो माँ की मृत्यु हो सकती है या बच्चे की मृत्यु हो सकती है या दोनों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए बना दिया गया रेप। दूसरा हमने आपको बताया न्यायिक पृथक्करण के दौरान, क्योंकि उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करना किसने मना किया? न्यायालय ने मना किया है। न्यायालय ने कहा कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, विवाह को फिर से बचाना है तो मेरी अनुमति ले लेना। आपने मेरी अनुमति नहीं लिया तो न्यायालय के अवमानना के लिए दंड मिलेगा, और केवल पति को दंड मिलेगा, पत्नी को नहीं। और जो पति को दंड मिलेगा वो बलात्कार का दोषी माना जाएगा। ये 2 कंडीशन है। तो देखो, इसको ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। पहले तो बलात्कार की परिभाषा, फिर उसके बाद बलात्कार कितनी परिस्थिति में होता है, 7 परिस्थिति में, ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि एक पति
कब अपनी पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी होता है, वो आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। अब आता है सामूहिक बलात्कार, जिसको हम लोग कहते हैं गैंग रेप। ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोग के जुडिशरी एपीओ के लिए। तो देखो, अब आता है सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप। गैंग रेप का मतलब होता है जब बलात्कार करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 से अधिक, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैंग रेप। गैंग मतलब सामूहिक, सामूहिक का मतलब होता है एक्यूज पर्सन की संख्या 1 से अधिक। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी स्त्री के साथ बलात्कार करते हैं, वही बलात्कार जो अभी आपको 7 कंडीशन बताएंगे, तो उसको गैंग रेप कहते हैं। यहां पे थोड़ा सा पनिशमेंट में अंतर। अगर जो पीड़िता है स्त्री, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से ऊपर, 2 भागों में इसको तोड़ के पढ़ना है। यदि सामूहिक बलात्कार की जो पीड़िता है स्त्री, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में जो अपराधी ठहराया जाएगा उसको 20 साल का कठोर कारावास, 20 साल का कठोर कारावास, जिसे बढ़ाकर जो है आजीवन कारावास तक किया जा सकता है, प्लस फाइन। ये इप्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करते, उस स्त्री की उम्र 18 साल से ऊपर है, तो ऐसे अपराधियों को कम से कम 20 साल का कठोर कारावास, जो बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है, प्लस जुर्माना। दूसरा, यदि स्त्री की उम्र 18 साल से कम, माइनर है, यानी वो स्त्री क्या है, माइनर है, 18 से कम, 12 की है, 13 की है, 14 की है, 15 की है, 16 की है, 17 की है, 11 साल की है। अक्सर आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं 10 साल की बालिका के साथ बलात्कार, 8 साल की बालिका के साथ बलात्कार। तो ऐसी स्थिति में कहा गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और कब तक के लिए, जब तक कि मृत्यु न हो जाए, यानी पूरे टाइम उसको जेल में रहना पड़ेगा, कभी भी वो छोड़ा नहीं जाएगा, या डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड। तो जो विचारणी न्यायालय, ट्रायल कोर्ट है, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा देगा या मृत्युदंड की सजा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब 18 साल से कम की स्त्री के साथ क्या होता है, बलात्कार होता है। ठीक है, गैंग रेप। पनिशमेंट याद रखिएगा, यही आपके एग्जाम में आता है। अब जरा हम लोग कुछ छोटे छोटे ऑफेंस को और पढ़ते हैं। ठीक है, रेप और गैंग रेप क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब देखिए, हम लोग जो आगे पढ़ते हैं वो है लज्जा भंग। वो हम लोग पढ़ते हैं लज्जा भंग, सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 74, जो सेक्शन नंबर 74 है वो कहता है महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल। महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल। ठीक है, लज्जा भंग करने के लिए। ये पहले हम लोग पढ़ते थे 354A में, आईपीसी में। देखो, ये कहा गया कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए हमला करता है या आपराधिक बल। हमला का मतलब क्या होता है, थप्पड़ दिखाना, घूंसा दिखाना, इशारा करना, सीटी बजाना। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो महिला की लज्जा भंग माना जाएगा। या आपराधिक बल, आपराधिक बल का मतलब होता है उसको छू लेना, उसको छू लेना। जैसे भारतीय समाज में पहले स्त्रियां पर्दा में रहती थी, पर्दा में रहती थी। तो जब कोई नवविवाहिता स्त्री आती थी, बहू आती थी घर में शादी के बाद, तो आप लोग जिसका थोड़ा ग्रामीण अंचल से जुड़ाव होगा, पता होगा कि उस समय क्या होता था कि जैसे आज के समय में रिसेप्शन होता है, प्रीति भोज होता है, उस तरह का फंक्शन नहीं होता था। तो जो नवविवाहिता स्त्री आती थी, तो जब गांव देश की 10-12, 8-10 महिलाएं आ जाती थी बहू को देखने के लिए, तो उस बहू को बुलाया जाता था और बहू आती थी और उसको वो महिलाएं देखती थी
और उसको कुछ न कुछ गिफ्ट देती थी। ये प्रथा काफ़ी दिनों तक हम लोग के भारतीय समाज में था। अब तो जैसे रिसेप्शन हो गया, बहू तो खुद ही सज धज के आ जाती स्टेज पर, देखो, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अगर कोई पुरुष, कोई मान लीजिए पर्दे में कोई स्त्री जा रही है और कल्लू पान वाले उसका घूंघट उठा लिए, देखे, बोले लो 100 रुपये, तो ऑफेंस है कि नो ऑफेंस? उसको गिफ्ट भी दे रहे हैं, ऑफेंस है, अपराध है। क्यों ऑफेंस है? क्यों ऑफेंस है? मैलाफाइड इंटेंशन, दुराशय आ गया। और दुराशय क्या आ गया? हमला या आपराधिक बल। ऐसे थोड़ी नहीं कि आप रास्ते चलते मुंह देखोगे पैसा देते रहोगे। तो ये कहा गया कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री का सासे पूर्वक से घूंघट उठाता है तो वो प्रेजेंट टाइम में धारा 74 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। वो पुरुष धारा 74 के अंतर्गत लज्जा भंग के लिए दंडित किया जाएगा। ठीक, पहला चीज हो गया। अगला आप ऑफेंस लिखिए, सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। देखिए ये ऑफेंस बहुत ज़्यादा होता है, खासकर जो वर्किंग वुमेन्स है उनके साथ ज़्यादा होता है। लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न में क्या होता है कि कोई पुरुष उसके साथ बलात्कार तो नहीं कर रहा है, बलात्कार तो नहीं कर रहा है, लेकिन सेक्स की डिमांड कर रहा है, सेक्स की डिमांड कर रहा है उसके साथ। तो सेक्स की डिमांड के लिए क्या करता है, वो उस स्त्री को या तो कोई, जैसे कहते हैं पोर्नोग्राफी, कोई गंदी फिल्म दिखा रहा है, उसके सामने सेक्स करने का कोई प्रस्ताव रख रहा है, या उस स्त्री को कोई अश्लील साहित्य दिखाता है। तो अगर कोई पुरुष ऐसा कृत्य करता है, जैसे हमने बताया कि कोई पुरुष यदि किसी स्त्री के सामने सेक्स करने का प्रस्ताव रखता है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को गंदी फिल्म दिखाता है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को अश्लील साहित्य दिखाता है, लिटरेचर दिखाता है, तो यह कहा जाता है वह पुरुष जो होगा वो लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी होगा, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी होगा। अब लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी है तो इसमें कहा गया अगर वो पहली बार जीवन में ऐसा करता है तो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, या जुर्माना या दोनों। अब सेक्शन नंबर 76, आप लोग अक्सर पढ़ते हैं एक स्त्री का कपड़ा फाड़ दिया गया, एक स्त्री को नेकेट कर दिया गया, नंगी कर दिया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए, तो उसको सेक्शन 75 में कोडिफाइड किया गया है। सेक्शन 76 क्या कहता है? विवस्त्र करना, विवस्त्र मतलब निवस्त्र करना, विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। देखिए अगर कोई पुरुष, ये सारे ऑफेंस वुमेन्स के अगेंस्ट है, इसमें जो पीड़िता होगी वो महिला होगी और जो अभियुक्त होगा, अपराधी होगा, वो पुरुष होगा। और जो महिला है उसकी कोई उम्र नहीं बताई गई। बार बार याद रखिएगा, बलात्कार के लिए, लज्जा भंग के लिए, क्या नाम है, लैंगिक उत्पीड़न के लिए, और जो विवस्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, निवृत्त पढ़ रहे हैं, नेकेट पढ़ रहे हैं, इसमें महिला की कोई उम्र नहीं है। अविवाहित भी हो सकती है, विवाहिता भी हो सकती है, तलाकशुदा भी हो सकती है और विधवा भी हो सकती है। जब आपसे प्री में पूछा जाए तो घबराइएगा नहीं कि क्या पूछा जा रहा है। किसी भी एनी एज की हो और एनी स्टेटस की हो, किसी भी उम्र की हो और किसी भी अवस्था की हो, ठीक है ना। महिलाएं 4 अवस्थाओं से गुजरती हैं, अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा और विधवा, ठीक है। अब आया यदि कोई पुरुष किसी महिला को निवृत्त करता है, ठीक है, या उसको निवृत्त करने के आशय से उस पर हमला करता है, जैसे उसके कपड़े को खींचता है, दौड़ाता है, कपड़े को फाड़ता है, या ऐसे करने का दुष्प्रेरण करता है, ऐसे करने का दुष्प्रेरण करता है, यानी किसी तीसरे से करवाता है, जो कल हम लोगों ने दुष्प्रेरण पढ़ा था।
तो ये कहा गया कि यदि कोई पुरुष प्रत्यक्ष रूप में करता है या अप्रत्यक्ष रूप में करता है तो ऐसे पुरुष को कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास, अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के कपड़े को फाड़ता है या उसको नग्न करता है या नग्न करने का दुष्प्रेरण करता है तो ऐसे पुरुष को अपराधी सिद्ध होने पर कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना। अगले पे आइए, सेक्शन 77, दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉयरिज्म, वॉयरिज्म। और जरा से एक छोटे से शब्द में याद कर लो, ताक झांक करना, ताक झांक करना। दृश्य रतिकता को ब्रैकेट में लिख लो, ताक झांक करना। देखिए, यदि कोई स्त्री कोई प्राइवेट कृत्य कर रही है, यदि कोई स्त्री प्राइवेट कृत्य कर रही है और प्राइवेट कृत्य करते समय उसको ये एहसास है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, उसे यह एहसास है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कोई पुरुष क्या कर रहा है, टकटकी लगा के उसे देख रहा है। जैसे कोई स्त्री है वो अपने कपड़े को बदल रही है, कोई स्त्री है नहा रही है, कोई स्त्री अपने पति के साथ सेक्स कर रही है। यानी जो भी प्राइवेट वर्क होता है जो स्त्री करने के लिए एथराइज्ड है, कपड़े बदलने के लिए एथराइज्ड है, नहाने के लिए एथराइज्ड है, अपने पति के साथ सेक्स करने के लिए एथराइज है, कोई भी ऐसा कृत्य कर रही है और उसे ये मालूम है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैंने पूर्व सावधानी बरत रखी है, नहाने गई है डोर लॉक करके गई है, कपड़े बदल रही है डोर लॉक करके है, ठीक है। जैसे लोग क्या करते हैं, कैमरा लगा दिए, उसके कहीं पर कोई ऐसा होल बना दिए, छेद बना दिए दरवाजे पर ताकि उसको एक टक करके देख रहा है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को प्राइवेट कृत्य करते हुए क्या करता है, ताक झांक करता है, तो ऐसे पुरुष को दंड दिया जाएगा, ऐसे पुरुष को दंड दिया जाएगा। और जो उसका दंड होगा लिखिए, अगर पहली बार उसने अपराध किया, यदि किसी पुरुष ने जीवन में पहली बार दृश्य रतिकता ताक झांक का अपराध किया तो 1 साल से 3 वर्ष के बीच का कारावास, कम से कम 1 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। यदि कोई पुरुष जीवन में पहली बार 1 वर्ष दृश्य रतिकता करता है तो कम से कम 1 वर्ष का कठोर कारावास, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। लेकिन अगर वो जीवन में दूसरी बार दृश्य रतिकता करता है या पश्चातवर्ती करता है, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, तो कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास, अधिकतम 7 वर्ष तक का कठोर कारावास प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना। ये ध्यान रखिए, जितना आज आपको पढ़ा रहे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। अब आता है पीछा करना, स्टॉल्किंग, सेक्शन 78। सेक्शन 78 कहता है स्टॉल्किंग, पीछा करना। जैसे जो देखो, जो लड़के होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सज्जन व्यक्ति होते हैं जो बड़ी मान मर्यादा में रहते हैं, दूसरे जो होते हैं लफंगे बोलते हैं, जिसको आवारा बोलते हैं, जिनका काम ही होता है ये सब दिन भर करना, और तीसरे होते हैं मिक्स होते हैं, कभी कभी उनसे गलती भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कहा गया कि यदि कोई स्त्री, ठीक है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी अपने डिग्री कॉलेज जा रही है, या मान लीजिए कोर्ट जा रही है, किसी सरकारी कार्यालय में काम करती वहाँ जा रही है, कोई प्राइवेट वर्क करती वहाँ जा रही है, कहीं भी जा रही है, कोई पुरुष उसका पीछा कर रहा है, पीछे 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 कहाँ जा रही है, कहाँ रहती है, उसके बारे में जानकारी ले रहा है, या उसके मोबाइल को क्या करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, मोबाइल से उसके सर्विलांस में लगाता है, ये पता लगाता है कि वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। तो अगर कोई पुरुष
किसी स्त्री के, जिसको कहते हैं पीछे पड़ना, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से जान पहचान, जबरदस्ती, बहुत सा कोई पुरुष है, लड़की सड़क पे जा रही है, बोला मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ जाते हो, तो ये कहा गया है कि जान पहचान बढ़ाने के लिए या उसके बारे में गुप्त जानकारी रखने के लिए यदि कोई पुरुष उसका पीछा करता है, चाहे वो स्कूल जाती हो, चाहे कॉलेज जाती हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, चाहे लॉ कॉलेज की हो, चाहे वो कचहरी जाती हो, चाहे वो अस्पताल जाती हो, किसी जगह काम करती हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कुछ भी हो, अगर कोई पुरुष क्या करता है, उसका पीछा करता है फिजिकली, या उसे उसका नंबर लेकर उसके फ़ोन की मॉनिटरिंग करता है, उसको गंदे गंदे मेल भेजता है, गंदे गंदे व्हाट्सएप भेजता है, ठीक है, उसको फ़ोन गंदा गंदा करता है, तो ऐसे पुरुष को प्रथम बार ऐसा करता है, प्रथम बार करेगा 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। यदि कोई पुरुष पहली बार जीवन में किसी स्त्री का पीछा करता है तो 3 वर्ष का कारावास, कठोर और जुर्माना। यदि दूसरी बार करता है या पश्चातवर्ती बात करता है तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। इसका देखिए एक अपवाद भी है, यह आप लोग के एग्जाम में आता है। यदि मान लीजिए कोई क्या नाम है, विजिलेंस का व्यक्ति है, जिसको गुप्तचर कहते हैं, आप लोग को मालूम हो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है LIO, जानते हैं आप लोग, LIO, लोकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, मालूम है, जिसको बोलते हैं खुफिया, इलीगल होता है, पुलिस डिपार्टमेंट से डिपोटेशन पर भेजे जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एथराइज्ड है उस महिला का पीछा करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति एथराइज्ड है, संदेह है कि यह महिला आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है, यह आतंकवादी कृत्य में लिप्त है, यह नक्सलवादी कृत्य में लिप्त है, यह हथियारों की सप्लाई करती है, या जो है ये लड़कियों की सप्लाई करती है, यानी किसी तरह के उसके ऊपर आरोप है, संदेह है, और तब प्राधिकृत व्यक्ति उसका पीछा करता है सिविल ड्रेस में, ठीक है, जैसे खुफिया वाले लोग होते हैं, तो तब ऐसी स्थिति में उसको पीछा करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उसका मोबाइल सर्विलांस में लगा देते हैं, उसके मोबाइल के नंबर की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, किससे बात करती है, कितने देर बात करती है। तो ये अपवाद के रूप में कहा गया है कि यदि किसी स्त्री के ऊपर किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने का आरोप है किसी प्रकार का, और तब उसको प्राधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, पीछा किया जाता है, तो ऐसे प्राधिकारी को अपवाद के रूप में कोई दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो विधि द्वारा प्राधिकृत है ऐसा कृत्य करने के लिए। तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, अपवाद में यदि किसी स्त्री पर, लिखे फटाफट, यदि किसी स्त्री पर आपराधिक कृत्य में लिप्त होने का आरोप है, यदि किसी स्त्री पर आपराधिक कृत्य करने का आरोप है, कृत्य करने का आरोप है, या आतंकवादी या नक्सलवादी होने का आरोप है, तब विधि द्वारा प्राधिकृत, तब विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा यदि उसकी गतिविधियों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका पीछा किया जाता है, तब ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा।
क्योंकि वह विधि द्वारा प्राधिकृत है। नेक्स्ट सेक्शन 79। सेक्शन 79 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। धारा 79 का टाइटल है शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। देखिए, जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे, यदि कोई पुरुष क्या करता है, किसी महिला को देके कोई टांट कसता है, कोई गंदा गाना गाता है या उसको देख के गंदा इशारा करता है, तो ये कहा गया कि अगर वो शब्दों के द्वारा कुछ ऐसा बोलता है या अंग विक्षेप करता है, कोई इशारा करता है, ठीक है, या उसको कोई अश्लील गाना सुनाता है, तो ऐसे पुरुष को ये कहा गया कि 3 वर्ष का कारावास। यदि कोई पुरुष किसी महिला को देखकर अश्लील गाना गाता है या अश्लील प्रदर्शन करता है या उसे गंदे इशारे करता है और महिला ऐसे कृत्य से अपने को लज्जित महसूस करती है, तब ऐसे पुरुष को तीन वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह भी जुर्माने के साथ अगले सेक्शन है डाउरी डेथ। दहेज मृत्यु। देखो, जो सेक्शन पहले 304 बी थी आईपीसी में, 304 बी, अब वो आ गई है धारा नंबर 80 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धारा को अब नए सिरे से डिफाइन किया गया है। बीएनएस वाली जो धारा है वो आईपीसी वाली धारा से बिल्कुल अलग कर दी गई है। देखो, डाउरी डेथ में अब क्या क्या कहा गया है, दहेज मृत्यु। तो देखो, इसमें दो चीजें हैं। डेथ मतलब कि महिला का मरना अनिवार्य है, जो महिला है उसका मरना अनिवार्य है। यहाँ पे महिला कैसी होगी, मैरिड वुमेन। यहाँ में महिला अनमैरिड नहीं होगी। यहाँ पर जो महिला है वो ध्यान रखिएगा विडो नहीं होगी। यहाँ पर जो महिला है वो तलाकशुदा नहीं होगी, यहाँ पर मैरिड वुमेन होगी। तो पहला चीज क्या है कि मैरिड वुमेन होगी, उसी के ऊपर ये सेक्शन लागू होती है, एप्लीकेबल होती है, और उसका मरना जरूरी है और डाउरी को लेकर मरना चाहिए। दहेज की मांग को कारण वो मरी हुई है, यानी वो जो महिला मरी है वो इसलिए मरी है कि उसके पति या पति के नातेदार उससे डाउरी की डिमांड कर रहे थे, उससे या उसके परिवार वालों से, और वो या उसके परिवार वाले
पति पति के नातेदार की इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहे थे, पति या पति के नातेदार की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग क्या करते थे, पति और पति के नातेदार उसे जला देते थे, यानी बर्न, जला देना। और ऐसा जलाया कि वो जलकर मर गई, बॉडीली इंजरी, उसको दहेज की मांग कर करके ऐसा मारा कि वो मर गई। और तीसरा इसका है विद इन 7 ईयर, 7 साल के भीतर, 7 साल के भीतर। तो पति या पति के नातेदार ने किसी विवाहिता स्त्री से दहेज की मांग किया कि जाओ अपने मायके से ये ले आओ, और उसके मायके वाले देने में असमर्थता जाहिर की, या पत्नी या वो स्त्री मांगने से इनकार कर दिया अपने परिवार वालों से, तो पति और पति के नातेदार ने क्या किया, उसे जला दिया। पति और पति के नातेदार ने क्या किया, उसको बॉडीली, शारीरिक पीड़ा दिया। और या पति और पति के नातेदार ने 7 वर्ष के भीतर उसे मार डाला दहेज को लेकर। तब ये कहा गया कि जो स्त्री मरी है तो मर गई, तो जो उसका पति था या पति के नातेदार थे, उनको किसके लिए दंड दिया जाएगा, डाउरी डेथ के लिए। उनको जो दंड दिया जाएगा वो डाउरी डेथ के लिए दंड दिया जाएगा। अब डाउरी डेथ का दंड क्या है, कम से कम 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष, जिसे आजीवन कारावास तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसे आजीवन कारावास तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अच्छा चलिए, आप लोग जैसे लॉ ग्रेजुएट हो, वकील साहब हो, आपने सोचा चलो 8 साल के बाद इससे बदला लेंगे, 8 साल के बाद मारे, तब कौन सा दंड होगा? 8 नए लोग बताइए, नए लोग जल्दी से। दीपक रानी, 8 साल के बाद मारे, सोचो 7 साल बीत जाने दो, तब हत्या का होगा। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप क्या नाम 8वें वर्ष के तो कोई ऑफेंस नहीं होगा, 8वें वर्ष के बाद मर्डर माना जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, कॉपी में लिख लो फट से। यदि यही कृत्य पति या पति के नातेदार के द्वारा 7 वर्ष के पश्चात किया जाता है तो वह मामला हत्या, ऑब्लिक आपराधिक मानववध, मर्डर ऑब्लिक कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। अगला आप लोग नोट करिए, द्विविवाह बाइगेमी, द्विविवाह बाइगेमी, द्विविवाह बाइगेमी। देखिए, एक हिंदू पुरुष या स्त्री केवल एक पति पत्नी रख सकते हैं, यानी कोई हिंदू स्त्री है तो उसका केवल एक पति होगा बस। हाँ, पति की मृत्यु हो गई, पति से तलाक हो गया तो रीमैरिज कर सकती है, लेकिन कोई भी हिंदू स्त्री एक साथ 2 पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। इसी प्रकार एक हिंदू पुरुष एक पत्नी से ज्यादा 2 पत्नी नहीं रख सकता। पत्नी की मृत्यु हो गई, पत्नी से तलाक हो गया, वो फिर क्या कर सकता है, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन एक साथ 2 पत्नियां या एक साथ 2 पति नहीं रख सकते। इसी प्रकार जो मुस्लिम स्त्रियां हैं, मुस्लिम स्त्रियां भी एक शौहर से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर उनका शौहर जिंदा है तो बस एक ही रहेगा, शौहर से तलाक हो गया, शौहर मर गया तो पुनर्विवाह कर सकते हैं। लेकिन एक मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 बेगम रख सकता है।
तो ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, एक से अधिक पत्नियां रखता है, एक से अधिक पति रखता है, या मुस्लिम स्त्री है, एक से अधिक शौहर रखती है, तो ऐसी स्थिति में उनको द्विविवाह के लिए दंडित किया जाएगा, द्विविवाह के लिए दंडित किया जाएगा। ठीक है। कभी कभी आप लोग को घबराने के लिए पूछ लिया जाता है कि आप बता रहे हो हिंदू में तो राजा दशरथ के तो 3 रानियां थी, भगवान कृष्ण के तो बहुत से रानियां थी, तब ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा वो कोडिफाइड नहीं था। जब से लॉ कोडिफाइड होता है तभी से हम लोग बंधते हैं। ठीक है। तो लॉ कोडिफाइड 1860 में, 1860 के बाद अगर कोई करता है तो दंड मिलता है। तो द्विविवाह एक ऐसा अपराध होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पति पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है। इसके अपवाद देखो, द्विविवाह के 3 अपवाद हैं। द्विविवाह के 3 अपवाद हैं। पहला अपवाद है कि द्विविवाह मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होता। द्विविवाह का अपराध मुस्लिम पुरुषों पे लागू नहीं होता। एक मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 बेगम रख सकता है, एग्जिस्टेंस में 4 बेगम रख सकता है। पहला अपवाद। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति ने जो विवाह किया है, जिसको हम लोग प्रथम विवाह कहते हैं, वो विवाह शून्य है, वो विवाह विवाही नहीं है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्य विवाह। तो जब वो विवाह विवाही नहीं है, वाइड मैरिज है, शून्य विवाह है, तो दोनों पक्षकार कभी भी फिर से विवाह कर सकते हैं किसी दूसरे से। तो उनको द्विविवाह के लिए दंडित नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि पहला विवाह तो विवाह ही नहीं था। जैसे ए ने बी को मंदिर में माला पहना के रख लिया, तो पत्नी हो गई उसकी, उसका पति हो गया, कुछ नहीं। एक माइनर एक मेजर विवाह कर लिए, दोनों के दोनों माइनर विवाह कर लिए, तो वो विवाह ही नहीं है। तो ये कहा गया कि अगर प्रथम विवाह, जिसको विवाह बोलते हैं, उसको सक्षम न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है, तब वो पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से अपना विवाह करते हैं तो द्विविवाह के दंडित नहीं होंगे। दूसरा। तीसरा है, यदि विवाह का एक पक्षकार जो है वो पिछले 7 वर्षों से लापता है, पिछले 7 वर्षों से लापता है, तो पिछले 7 वर्षों से लापता है तो उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोला जाता है सिविल डेथ। कानून की निगाह में मर गया, कानून की निगाह में मर गया। तो यदि कोई किसी की पत्नी 7 वर्ष से लापता है या किसी का पुरुष 7 वर्ष से लापता है, तो वे पुनर्विवाह करने के लिए जो है, ध्यान रखिएगा, वो सक्षम है। तब ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो होगा वो द्विविवाह का अपराध नहीं माना जाएगा। तो 3 अपवाद है, लिख लीजिएगा। मुस्लिम पुरुष पे लागू नहीं होता, और इसके साथ साथ जिनका प्रथम विवाह शून्य है उनके ऊपर लागू नहीं होता, और इसके साथ साथ यदि विवाह का कोई पक्षकार पिछले 7 वर्षों से लापता है तो उसको बोला जाता है सिविल डेथ, कानून की निगाह में मर गया। चलिए एक सेक्शन और आज कंप्लीट करा देते, फिर कल पढ़ाएंगे। सर बीच बीच में आवाज कट जा रही है, क्यों दिक्कत आ रही है क्या आप लोग को? बिल्कुल माइक सामने तो है, बीच बीच में आवाज कट जा रही है सर। हम तो माइक के बिल्कुल सामने ही बैठे हैं। आवाज आ रही है, रिकनेक्ट करना होगा। देख लीजिए, नहीं हो तो त्रिपुरारी जी फिर से जुड़ जाइए। अगर नहीं वो कई बार कर चुके हैं, बीच बीच में कट जा रही है, बहुत सारा छोड़ दिया। हाँ तो आप रीज्वाइनिंग कर लीजिए, पहले हट जाइए ग्रुप से, फिर ज्वाइन करिए। देखिए जब सबको प्रॉब्लम होती है तब तो हमारी ओर से दिक्कत है, अगर किसी एक को हो रही तो ये देखो क्रूरता। तो पहले तो ये ध्यान रखना, जो 498A था अब ये 2 सेक्शन में बदल गया है, ये 85 और 86।
जो 498A था अब ये 2 सेक्शन में बदल गया है, 85 और 86। जब आपसे पूछा जाएगा बीएनएस के किस सेक्शन में क्रूरता को परिभाषित किया गया है, बीएनएस के किस सेक्शन में क्रूरता को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर होगा 86, आपका आंसर होगा धारा 86। 85 क्या कहता है? पति या पति के नातेदार, पति या पति के नातेदार जो है वो किसी मैरिड वुमेन्स को क्या करते हैं, उसके साथ क्रूएल्टी करते हैं, क्रूरता करते हैं। क्रूरता का अर्थ होता है मानसिक क्रूरता, मेंटल टार्चर करना, फिजिकल टार्चर करना, मारना पीटना, और सोशल बाइकाट करना। तीनों चीज है। जैसे मान लीजिए कोई विवाहिता स्त्री है, अपने ससुराल में रह रही है, सभी लोग खाना खाते हैं, उसको खाने के लिए कोई कुछ कहता ही नहीं। सभी लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं और जैसे वो आती लोग टीवी बंद कर देते हैं। सभी लोग गप सड़ाका कर रहे हैं, वो आती सब चुप हो जाते हैं। यानी उसको मानसिक रूप में प्रताड़ना दे रहे हैं, ठीक है। उसको हर समय ताने दिया जाता है। तो ये कहा गया है कि यदि पति या पति के नातेदार द्वारा किसी विवाहिता स्त्री को मानसिक प्रताड़ना दी जाती, शारीरिक प्रताड़ना दी जाती, आर्थिक प्रताड़ना दी जाती, तो वो आता है क्रूएल्टी में, वो आता है क्रूएल्टी में। यहां पे क्या है कि उसको जला नहीं रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं, बल्कि इसको क्या कर रहे हैं, स्लो पॉइजनिंग दे रहे हैं, धीरे धीरे घुट रही है वो। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि वो क्रूरता कर रहे हैं। अब यहाँ पे पति तो सिंगल है, पति तो डिफाइन है। पूछा जाता है पति के नातेदार में कौन आता है, पति के नातेदार में कौन आता है? तो आप लोग का आंसर होता है जो ससुराल में साथ में रह रहे हैं। गलत। देखिए आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया, आईटी एक्ट आ गया है, टेलीफोन आ गया है, मोबाइल आ गया है, सब आ गया। मान लीजिए कोई रिलेटिव है, वो दूसरे तीसरे शहर में रहता है, हजारों किलोमीटर दूर रहता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन वहीं से बैठे बैठे भड़काता रहता है। ससुराल का ही कोई व्यक्ति है जो रहता तो दूर है, लेकिन सासू माँ को भड़काता रहता है, ससुर जी को भड़का रहता है, पति को भड़काता रहता है, जेठ जी को भड़काता रहता है। तो क्या वो रिलेटिव में आएगा? क्या वो क्रूरता में आएगा कि नहीं आएगा? वो क्रूरता उसको क्रूरता में लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। तो यहां ध्यान, पति तो ठीक है, एक है, नातेदार में वे लोग आएंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में क्रूरता में शामिल है, क्रूरता में शामिल है। अब मान लीजिए कोई परिवार की लेडीज हैं, वो दूर रहती हैं 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर, और वहीं से जो है उस मैरिड वुमेन के सासू माँ को भड़काती है, अरे तुम्हारी बहू तो पता नहीं कैसे है, हमारी बहू तो जवान नहीं है, हम उसको तो बिल्कुल उसमें रखते हैं, बिना मुझसे पूछे कहीं जा नहीं सकती। अब रोज उसको क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो क्या वो भी नातेदार में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आएगा। इस पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लिख लीजिए आप लोग जरा, सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट। ये जब IPC थी तब का केस है। तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिस यूज ऑफ सेक्शन 498A, मिस यूज ऑफ सेक्शन 498A, धारा 498A, क्रूरता का विवाहिता महिला के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। ये देखो पुरुषों के पक्ष में निर्णय दिया था। यह कहा गया था कि विवाहिता स्त्री को अगर कुछ भी थोड़ा सा बोल दिया जाता है पति के द्वारा या पति के नातेदार द्वारा, तो वो तुरंत क्रूएल्टी का मुकदमा लिखवा देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखवा देती है, डाउरी का मुकदमा लिखवा देती है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता था? पति और पति के नातेदार अरेस्ट हो जाते थे। तो जब ये राजेश शर्मा का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब लोग बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि जो क्रूएल्टी का केस लिखवाया जाता है,
जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लिखवाया जाता है, जो डाउरी का केस लिखवाया जाता है, उसमें से 80 से 90% केस में क्या होता है, एक्यूज पर्सन को एक्विटल कर दिया जाता है, दोष मुक्त। यानी कि कोई साक्ष्य नहीं रहता, केवल विवाहिता स्त्री जो है वो तुरंत भावावेश में आके मुकदमा लिखवा देती है पति और पति के नातेदार के विरुद्ध। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कभी क्रूएल्टी का केस विवाहिता स्त्री के द्वारा लिखवाया जाए तो पुलिस अभियुक्त बनाए गए व्यक्तियों को तब तक गिरफ्तार न करे जब तक कि अन्वेषण न कर ले। अन्वेषण करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन में यदि पति और पति के नातेदारों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिल रहा है, यानी पुलिस को लग रहा है कि हम चार्जशीट लगाएंगे, तभी उनको अरेस्ट करे। ऐसा नहीं कि बस FIR हुई और अरेस्ट कर ले। पहले क्या होता था, उधर विवाहिता स्त्री ने FIR किया, उधर पुलिस आई और पकड़ ले गए। ससुर जी बुढ़ऊ को पकड़ ले गए, सासू माँ को पकड़ ले गए, ननदिया को पकड़ ले गए, पति को पकड़ ले गए, और 2-2 महीना 4-4 महीना सब जेल में बंद है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 498 का तो बड़ा भयंकर मिसयूज हो रहा है, इसको स्त्रियां हथियार बना ले रही हैं, तो ये गलत है, अब ऐसा ना हो। ये केस में कहा गया जो आप लोग के लिए अभी हमने बताया। ठीक है, तो देखो आज आप लोग को काफ़ी ढेर सारे हमने सेक्शन बता दी है, और सारी सेक्शन महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, नोट करिए आप लोग। कल पेबल होमोसाइड बता रहे कल पेबल होमोसाइड लिखिए। कल पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध धारा 100। दूसरा लिखिए मर्डर, हत्या धारा 101। कल का आप लोग का ये टॉपिक रहेगा, कल पेबल होमोसाइड सेक्शन 100, मर्डर सेक्शन 101। चलिए बताइए क्या किसकी दिक्कत है। सर अगर किसी लड़की की शादी होती है, हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर किसी लड़की की शादी होती है और उसका हस्बैंड एक्सीडेंटल मर जाता है, फैमिली वाले लड़की को टॉर्चर करते हैं जिससे लड़की सुसाइड कर लेती है, तो कौन सा केस बनेगा? 7 साल के भीतर नातेदार वो दहेज मृत्यु का बनेगा या फिर क्रूरलिटी का बनेगा? नहीं, अगर दहेज की मांग लेकर मारे हैं तो दहेज डाउरी डेथ होगी, बिना दहेज के मारे हैं तो मर्डर होगा। पति मर जाता है तो उसको टॉर्चर करते करते इतना टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए भी, और पति की मृत्यु का कारण भी बताते हैं। हाँ तो अगर तो दहेज वो प्रूफ कैसे होगा सर? ये तो आप प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़े। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? अभियोजन पर। आप आरोप लगा रहे तो आप साबित करिए। अच्छा, तो केस तो बनेगा दहेज मृत्यु का ना? जो भी आपको मर्डर लगाना मर्डर लगाइए, डाउरी लगाइए, लेकिन साबित तो आप ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये प्रिजम्पशन पे चलता है।